मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, 63A मखसूस नशिस्तों का फैसला और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत अहम मुकदमात की समाअत होनी है। क्या अक्टूबर जो है फैसला कुन होने जा रहा है अदालतों के लिहाज से? जी, फैसला कौन होने जा रहा है। सिस्टम कोलैप्स हो गया है, सारा कोलैप्स हो गया है टोटल। और अब इसको कैसे खड़ा किया जाएगा, कैसे इसमें कोई रूप फूंक के इसको इसको कैसे, मतलब ये नहीं चल रहा, ठीक है ना। इसमें बेचैनी है, परेशानी है, इसको कैसे हमारे जो अकाबरीन हैं वो उसको आगे लेके चलेंगे। अदालतों के मामला कभी खड़े हो जाते हैं, सड़कें बंद हैं, उधर से वो IMF के इश्यूज़ हैं, मतलब बहुत कुछ ऐसा है। और फिर आप खत्ते के हालात देखें, ज़रा दुनिया के हालात देखें, तो उसमें तो ये तबीयत भी बोझल है लोगों की, वैसे ही लोग परेशान हाल हैं। और जो बचा कुछ है वो ये जो कुछ मुल्क में हो रहा है इस वक्त, तो लोगों की हिम्मत अब जवाब दे गई है बहुत ज़्यादा। और उसमें ये उसकी सीट होगी तो ये उसकी सीट नहीं होगी, तो ये आपस में जो हंगर गेम्स चल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त किसी भी तरह से ये, और एक तमाशा सा है मुल्क में, मैन मेड क्राइसिस। और इसको जितना अरसे हम खींचेंगे उतना ही नुकसान होगा। टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये जो मिस कैलकुलेशंस होती हैं ना इवेंट्स की, कि आपका ख्याल होता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होगी तो इस तरह से होगी, अचानक होगी। ये आप देखें लेबनान में और जो इसराइल में और जो ईरान में और जो हो रहा है, टाइमिंग्स आगे पीछे, ये दिनों के हिसाब से जब तारीखें लगे बैठे हुए हैं ना, इस तारीख को ऐसे होगा, एक 15 दिन बाद हम यूं करेंगे, तो 4 महीने बाद हम ऐसे करेंगे। इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं इस वक्त ऐसे। और ठीक है, मतलब है कि जो अकाबरीन हैं वो अगर संजीदा हैं अपने कामों से, तो फिर उनको देखना चाहिए कि ये क्या मुल्क के साथ क्या हो रहा है इस वक्त, ठीक है। मैं इससे ज़्यादा तो हम क्या बात कर सकते हैं उनको। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये आज इसराइल ने बाकायदा अमेरिका को ये इन्फॉर्म किया है कुछ देर पहले कि हम ग्राउंड ऑफेंसिव, ज़मीनी जो है वो हमला करने जा रहे हैं। और ये जो है यानी ज़मीनी हम एंटर हो रहे हैं लेबनान के अंदर। और उससे पहले जो हिज़्बुल्लाह के अबूरी सरबराह हैं नाइम कासिम, उन्होंने ये कहा था कि जो मुस्तकिल सरबराह हैं या सेक्रेटरी जनरल या जो भी उनका सिस्टम है सारा, उसके उनका जल्दी सफ़ीउद्दीन, हाशिम सफ़ीउद्दीन का ऐलान किया जाएगा कुछ दिनों में। लेकिन यह है कि और ये कि हम इसका भरपूर इंतकाम लेंगे। लेकिन उससे पहले जो है वो इसराइल ने अमेरिकन को ये बताया है कि आज उन्होंने लिमिटेड ग्राउंड ऑफेंसिव्स किए हैं कुछ, और वो कह रहे हैं कि हम इसमें दाखिल होने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो है वो लितानी रिवर जो है, ये इसकी तारीख़ में जाए बग़ैर, ये दरिया जो है ये आप समझें कि लिबनान और इसराइल की जो सरहद है उसके साथ साथ बहता है। और ये जो है ये जाके फिर मेडिटेरियन सी में गिर जाता है, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन एक नज़र आ रही है। अच्छा, अब इसमें हुआ ये था कि जब ये 2006 की जंग हुई थी, तो उस जंग के बाद ये हुआ था कि एक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद मंजूर हुई थी, और उसमें यह था कि 1701 गालिबन या 1702 ऐसे करके कुछ का नाम था। उसमें यह था कि जो ये लितानी रिवर है दरमियान में, इसकी एक जो इसका यानी बिल्कुल ये ऐसे बह रहा है ना, तो आप समझ लें कि इसका नॉर्थ और साउथ बैंक जो है, तो एक जगह तक जो है वो इसराइल अपनी फ़ौजें हटा लेगा और यहाँ तक जो है वो हिज़्बुल्लाह हटा लेगा। हिज़्बुल्लाह चूँकि इसमें विक्ट्री हिज़्बुल्लाह की थी उस जंग में, तो हिज़्बुल्लाह ने अपनी फ़ौज वहाँ से नहीं हटाई। तो आज इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, तो फ़्रांस के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो इस वक्त पहुँचे हैं लेबनान में, बैरूत में, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि, और वहाँ के वज़ीर आज़म जो हैं उनसे मुलाकात हुई है उनकी नजीब मिकाती से, और उसमें कोशिश हो रही है। उनका कहना यह है कि हिज़्बुल्लाह से हमारी बात हुई है, हिज़्बुल्लाह जो है वो पीछे बॉर्डर
जो तय हुआ था अक़वाम मुत्तहिदा को, उसको बना के और दरमियान में एक बफर जोन कायम करने पे हिज़्बुल्लाह तैयार है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मामला जिस नहज पे पहुंच चुका है, वहाँ पे शायद इस वक्त हिज़्बुल्लाह इस बात पे ना माने, वो आने देगा। इसराइल ने आना है तो आगे आए, और आज भी बड़ी तादाद में वहाँ पे आज मेरा ख्याल है बहुत अरसे के बाद, कई सालों के बाद, जो मरकज़ी बैरूत है उसको निशाना बनाया गया है। और वहाँ पर भी कई जगहों पे इमारतें गिरी हैं। इसी तरह से जो यमन में भी अटैक्स हुए हैं, तो एक खामोशी सी इस वक्त छाई हुई है। अच्छा, मैं ये बात बड़ी अहम इस वक्त ये है कि कौन क्या करेगा और कौन गलती करेगा, कौन सही कदम उठाएगा। क्या नेतन्याहू ने कुछ देर पहले कहा है कि ईरान तैयार हो जाए कि उनकी जो हुकूमत है वो उनकी तवक्को से जल्द जो वहाँ पे इस्लामी हुकूमत है वो गिरने वाली है। उनकी तवक्को से जल्द उनका पूरा जो सेटअप है, ढांचा है, जो कि इस्लामी इनकलाब के बाद बना था, वो उनकी तवक्को से जल्द गिरने वाला है। अच्छा, अब ये ज़ाहिर है कि एक धमकी भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मतलब है कि बड़ा मतलब फैसला कुन एक बड़ी जंग जो है उसकी तरफ दुनिया चली गई है। और सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं उनके बाद, और यानी आप देखें ना, हिज़्बुल्लाह की क़यादत भी और हमास की क़यादत भी। हमास की क़यादत तो उससे पहले शहीद होती रही है, शेख अहमद यासीन, जो कल भी मैंने बात की थी। और उसमें एक बात जो मैंने कल कही थी अपनी गुफ्तगू में, वो ये है कि लिबनान में, ये अब लिबनान की जंग है, और लिबनान की जंग ये पूरे इस खत्ते के अंदर आप समझ लें कि लिबनान एक बड़ा कलीदी उसका रोल है। वहीं से फिर सारा कुछ उसमें से ड्राइव होता है। तो कल इससे मैंने बात की थी कि मैंने एक ऐसे ही मेटाफोर इस्तेमाल किया था कि 1974 से पहले क्या सूरत हाल थी। 1974 को इसलिए लिया था कि उस वक्त मूसा सदर जो है उन्होंने पहली बाकायदा शिया जो तंजीम है वहाँ पे कायम की थी, जो कि हरकतुल अमल थी। और हरकतुल अमल जो है वो मूसा सदर जो हैं उन्होंने कायम की, और ये उसके बाद फिर सिविल वॉर शुरू हुई 75 में, जो कि 90 तक जारी रही। और दरमियान में 79 में जब इनकलाब ईरान आया तो हरकतुल अमल से हिज़्बुल्लाह से मुंसलिक जो लोग थे वो अलग हुए, और वो जो है वो फिर 1982 में हिज़्बुल्लाह कायम हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात, अच्छा इसी तरह से दुरूज़, ये बात की थी कि दुरूज़ जो हैं उनके जो जुमलात फैमिली जो है वो दुरूज़ की नुमाइंदगी करती रही। मैरोनाइट्स वो मौजूद थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे। पहले मैरोनाइट क्रिश्चियंस के दरमियान और फ़लस्तीनियों के दरमियान तो खाना जंगी हुई थी, शुरू तो ऐसे हुई थी। उसका क्लोजर कैसे हुआ ये अलग बात है। लेकिन सवाल ये है कि ये जब सारा हो रहा था तो आपको नज़र आ रहा है, इसमें मूसा सदर नज़र आ रहे हैं, इसमें आपको नज़र आ रहे हैं फ़लस्तीनी, इसमें आपको नज़र आ रहा है ईरान, आगे जाके सारा अरब ममालिक कहाँ हैं। ये एक सवाल है ना कि अरब ममालिक इसमें कहाँ है। अच्छा, अरब ममालिक 22 हैं इस वक्त। अरब लीग के जो ममालिक हैं वो 22 हैं, और अगर हम इसको ले जाएं 1970 में, 1970 में ले जाएं इसको, तो 1970 में ये 22 अरब ममालिक जो हैं ये 14 हैं, 13 या 14 1970 में, ठीक है। और अगर हम इसको 50 की दहाई में ले जाएं तो सिर्फ 7 हैं, ठीक है। 50 की दहाई में ले जाएं तो 60 हैं। इसको हम अगर 60 की दहाई में ले जाएं तो उस वक्त जो है वो और कुछ तादाद उनकी 12-13 हो जाती है। फिर उसके बाद वो, तो ये जो है, ये अरब ममालिक जो हैं, ये आप इस तरह से देखें कि अरब ममालिक, ये अगर हम 1974 में चले जाएं तो एक तो सऊदी अरेबिया है जो 1932 से अपनी जगह पे मौजूद है। इराक़ भी 1932 में सऊदी अरेबिया भी और इराक़ भी, ये दोनों ममालिक 1932 से हैं। अच्छा, शाम जो है वो, ये दोनों आज़ाद होते हैं बरतानिया से। सऊदी अरेबिया, अब अरब ममालिक को काउंट करें, सऊदी अरेबिया और इराक़, ठीक है, क्योंकि ये वही जो है, जब यहाँ पे ज़ाहिर है कि वो
शरीफ मक्का और ये सारे मामले। जी। अच्छा, शाम जो है वो फ्रांस से आज़ाद होता है और वो 46 में आज़ाद होता है, और लेबनान भी फ्रांस से आज़ाद होता है और वो 43 में होता है, वही जो उनका आइन बना हुआ है। और शुमाली यमन 1918 से है, ठीक है, जनूबी यमन 67 से है, लिबिया 51 में 1951, सूडान जो है 56 में बरतानिया फ्रांस से, ट्यूनिस मौजूद है, मराकश 56 ये 56 में जो है ना, ये 56 में सूडान, ट्यूनिस, मराकश, ये 50 की दिहाई में बहुत सारे मुल्क, फिर 60 की दिहाई में 61 में आपको कुवैत नज़र आता है आज़ाद होता हुआ, आपको 62 में अलजायर नज़र आता है, और फिर 71 में 1971 में बहरीन, कतर, यूएई, अम्मान, ये आपको एक साथ खलीजी रियासतें बनती नज़र आ रही हैं। तो सवाल ये कि अरब ममालिक कहाँ थे? अब अरब ममालिक जो हैं वो एक सर जंग जो कोल्ड वॉर थी यूएसएसआर और सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान, तो उसमें अरब ममालिक तकसीम हो गए थे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर हम अरब ममालिक के साथ हम ईरान और तुर्की को भी लें, तो तुर्की तो नेटो का रुकन था, और तुर्की में क्राइसिस खड़ा हुआ था जिसने शक्ल ली थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की। यहाँ अमेरिका ने अपने मिसाइल लगा दिए थे लाके, जिसके नतीजे में हम सिर्फ क्यूबा का डिस्कस करते हैं ना, लेकिन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का स्टार्ट टर्की में मिसाइल्स लगाने से हुआ था, उस वक्त का टर्की जो कोल्ड वॉर के दौरान। अच्छा, अब उसमें तो टर्की को हम साइड पे करते हैं, टर्की जो है वो बिल्कुल अमेरिका के साथ है। ईरान जो है वो भी शाह ईरान मौजूद हैं, और वो भी मोहम्मद मुसद्दिक का तख्ता उल्टा जा चुका है, सीआई ने उलट दिया तख्ता, और उसके बाद पहलवी फैमिली जो रज़ा शाह पहलवियों को निकाल के और पहलवी जूनियर को वहाँ ला के बिठा दिए। और उसके बाद मिस्र जो है वहाँ पे मजबूत क़यादत है, मिस्र की मजबूत क़यादत है, और वो है जमाल अब्दुल नासिर। जमाल अब्दुल नासिर जो है वो पहले अमेरिका ने कहा कि ये हमारी तरफ हैं शायद, लेकिन अल्टीमेटली जमाल अब्दुल नासिर सोवियत कैंप में चले गए, ठीक है। एक तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर सोवियत कैंप में चले गए, और उसके बाद दूसरे दो बड़े अरब ममालिक अगर हम देखें तो इराक और शाम, ये भी सोवियत कैंप में चले गए। यानी यहाँ पे बास पार्टी बनी जी। ये बगदाद पैक्ट और ये सारे बने, उन्होंने कोई शेप नहीं ले सके। ये कोशिश करता रहा अमेरिका के हमारी तरफ आ जाए, लेकिन दोनों तरफ बात पार्टी बन गई ना, ठीक है ना, जिसको बास पार्टी असल में कहते हैं, लेकिन बात पार्टी बनी। बात पार्टी से ही हाफिजुल असद और उनसे पहले, और फिर बात पार्टी से ही वो सद्दाम हुसैन और उनसे पहले, तो बात पार्टी हैं दोनों, ये दोनों सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी हैं। लेकिन आगे जाके फड्डा हो गया, आगे जाके, क्योंकि सद्दाम हुसैन जो हैं वो थे बात पार्टी के, मैं उनका जिक्र बाद में करता हूँ कि उनमें और हाफिजुल असद में क्या। लेकिन आप ये ध्यान में रखिए ना कि ये जो एक सोवियत ब्लॉक बड़ा तगड़ा ब्लॉक है, यहाँ पे यमन के अंदर भी मौजूद है वो, तो सोवियत यूनियन और बाकी जो सऊदी अरेबिया है वो जाहिर है कि वो अमेरिकन ब्लॉक में, अरामको और सारे ये। लेकिन सऊदी अरेबिया जो है वो, अच्छा, अब जब ये मामला छिड़ा, खाना जंगी हुई, तो सवाल ये है कि अरब ममालिक कहाँ थे? अरब ममालिक मुकम्मल तौर पे फ़लस्तीनियों के साथ थे। जब पीएलओ बनती है तो वो कुवैत में ही बनती है, और अरब ममालिक जितने भी मौजूद हैं वो, मतलब अरब लीग और उसके बाद सारा, वो तमाम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। लेकिन बदकिस्मती से एक वाक़या पेश आता है जो कि लेबनान की खाना जंगी से 3-4 साल पहले का वाक़या है, और वो है उर्दन का ब्लैक सितंबर, जिसमें उर्दन, जिसका कल भी जिक्र किया था, जिसमें उर्दन की जो फ़ौज है मकामी, उसकी जंग होती है वहाँ पे यासिर अरफात की पीएलओ के साथ। अच्छा, यहाँ पर कहीं पाकिस्तान का जिक्र भी आता है ज़िया उल हक साहब के हवाले से, लेकिन ये ज़हन में रखें कि ये जो है ये मैं ज़िया उल हक साहब की यहाँ पे उसमें इन्वॉल्वमेंट की फेवर नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जॉर्डेनियन आर्मी ने कॉल किया कि जी आप यहाँ पे आएँ, पाकिस्तान को कॉल किया, तो वो जो है वो ज़ाहिर है मिलिट्री टू मिलिट्री, रॉयल जॉर्डेनियन आर्मी जो है उस वक्त पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ भी था, लेकिन पाकिस्तान ने उस जाके वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कायम किया वहाँ पे।
तो ये लड़ाई इसराइलियों से नहीं हो रही थी, ये कोई जॉर्डन और यहूदियों की नहीं हो रही थी, ना फ़लस्तीनियों और यहूदियों की हो रही थी, बल्कि एक शोरिश थी जो मुसलमान ही आपस में लड़ गए थे, PLO और तो जिसमें उनका नाम आता है। अब ये हुआ कि जॉर्डन से उनको अल्टीमेटली यासिर अरफात को निकाल दिया गया और यासिर अरफात चले गए लेबनान। अब जब वो लेबनान चले गए तो अब जो अरब ममालिक हैं वो जॉर्डन की वजह से कुछ कुछ पीछे हटना शुरू हो गए, क्योंकि जॉर्डन के अंदर एक बड़ा मामला जो है वो PLO का हो गया था। तो उन्होंने माली इमदाद जारी रखी, लेकिन और सफारती इमदाद भी जारी रखी, और तभी और उस वहाँ पर कहीं उस पूरी कशीदगी को ख़त्म करवाने में पाकिस्तान का भी एक रोल है। क्योंकि आप देखें ना कि 1900 यानी ये सिविल वॉर जब शुरू हुई है 75 की, और 70 में ब्लैक सितंबर हुआ है, तो दरमियान में आप देखें कि सूरत हाल कितनी कशीदा थी। और उस कशीदा सूरत हाल में लाहौर में इस्लामिक समिट होती है, जिसमें शाह फैसल भी होते हैं और यासिर अरफात भी आते हैं और जनरल गद्दाफी भी होते हैं और ये सारे लोग होते हैं। तो पाकिस्तान एक उस कोशिश कर रहा है कि सारे अरब मुल्क जमा हो जाएं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की क़यादत में। और जो बाकी अरब ममालिक हैं, कर्नल गद्दाफी लिबिया, वो भी सोवियत ब्लॉक में है, ये मजबूत जो लीडर्स हैं। तो ये सारे जो हैं सोवियत ब्लॉक में हैं, और ये लेकिन चूंकि अरब हैं सारे, तो ये थोड़ा सा हिचकिचा भी रहे हैं दरमियान में कि हम यहाँ पर जाएं, यानी सुन्नी अरब ममालिक, तो हम जाएं तो इस वक्त किसकी हमायत करें, क्योंकि अगर PLO की हमायत तो कर रहे हैं हम, लेकिन वो एक वैक्यूम आ गया, अरब ममालिक का एक वैक्यूम आ गया लेबनान में। क्योंकि उसकी वजह यह हुई कि सऊदी अरेबिया, यानी अभी देखिए ना, जॉर्डन से वो पहुंचे हैं 74-75 में PLO पहुंची है, और अगले 3 सालों के अंदर इनकलाबी ईरान आ गया और सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में एंटर हो गया, और अरब ममालिक जो थे वो सऊदी अरेबिया बिल्कुल उसकी प्रायोरिटी चली गई ये अफगान जिहाद, ठीक है, अफगान जिहाद, मुजाहिदीन, इनकलाब ईरान आगे ना फैले, ठीक है। और उसके लिए फिर ये हुआ कि ये तमाम जो सऊदी अरेबिया है उसकी पूरी कंसंट्रेशन जो है वो अफगानिस्तान, सोवियत यूनियन, ये पूरा एक सिलसिला शुरू हुआ। अब जो बात पार्टी थी वो तो एक तो पहले उनके अंदर इशू चल रहा था, हाफिजुल असद और सद्दाम हुसैन दोनों। बात पार्टी सोशलिस्ट जो थी, वो बात पार्टी टूट के वो एक सोशलिस्ट, यानी बात पार्टी ही, आप अजीब तमाशा देखेंगे, बात पार्टी जो है वो सद्दाम हुसैन वाली बात पार्टी, वो जनाब मिल गई अरब ममालिक के साथ, और ये जंग हो गई शुरू, ईरान इराक 8 साल जंग। मैं इसको बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई करके बस इसको बता रहा हूँ कि अरब ममालिक क्या कर रहे थे उस वक्त। अब यहाँ 8 साल की एक जंग शुरू हो गई, और इस दौरान ईरान का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता गया। ईरान और सीरिया के दरमियान एक खामोश पैक्ट हुआ। इस जंग में सीरिया जो है वो अरब ममालिक के साथ नहीं है, हाफिजुल असद जो हैं वो ईरान के खिलाफ नहीं लड़ रहे, वो ईरान के साथ हैं। तो ईरान और शाम के दरमियान पैक्ट हुआ, और ये 80 की दिहाई में ये जो है ये ग्रिप मजबूत होती गई। ये लेबनान, ये ऊपर से ऐसे जा रहे हैं ना, तो मैं ये मैप के दिए इस तरह से वो लेबनान तक, ईरान जो है वो लेबनान तक मजबूत हो गया। और जो हाफिजुल असद की जमात बात पार्टी थी, वो वाहिद जमात रही तब से लेके आज तक जो कि कभी अमेरिका के ब्लॉक में नहीं गया। सीरिया कभी, मुझे नहीं हिस्ट्री में याद आ रहा कि ये अमेरिकन ब्लॉक में सीरिया गया हो। हाफिजुल असद के दौर में भी, उसके बाद अमेरिकन ब्लॉक में कभी नहीं गया। बल्कि ये हुआ कि सद्दाम हुसैन चूंकि अरब ममालिक के साथ वो गए, मिल गए, तो अरब ममालिक के साथ मिलकर वो ईरान इराक जंग में खत्म कूद गए। अच्छा, 79 के अंदर इजिप्ट ने कहा कि भाई ये तो पता नहीं क्या रौला पड़ा हुआ है ऊपर, तो सबसे पहले वो अनवर सादात और बेगन ने, यानी अबू दर खाना जंगी हो रही है, इनकलाब ईरान आया हुआ है, उन्होंने जनाब फौरी मुहद्दर साइन हो गया 79 में। 2-3 साल बाद अनवर सादात जो है वो कत्ल हो गए।
अब तो ये अरब ममालिक उलझ गए। उधर से इजिप्ट के अंदर जमाल अब्दुल नासिर थे ना, तो जमाल अब्दुल नासिर अनवर सादात का इसराइल से मुआहदा, कत्ल हो गए वो इजिप्ट उधर बिल्कुल साइड पे। इधर जनाब सऊदी अरेबिया, ये इनकलाब ईरान आ गया। इन्होंने कहा कि जी ये तो पूरी दुनिया में होना चाहिए ऐसे इनकलाब, जैसे ईरान में है, तो वो उधर उसको रोकने के लिए यहाँ पे। और साथ ही अफगान जिहाद में तो सारी दुनिया सकिन हो गई ना। अच्छा, उस इस्लामी जिहाद वालों ने मारा था उस वक्त, क्योंकि इस्लामी जिहाद थी वहाँ पे, जिन्होंने मारा था अनवर सादात को, तो वो भी पहुँच गए इधर सारे। और वो जो ग्रुप था उसमें ऐमन जवारी, उसमें से आगे जाके अलकायदा निकलती है। अरब ममालिक यहाँ पे फंस गए इस चक्कर में। अच्छा, अब ये जब ख़त्म होती है सारी, ये गिरता है, बर्लिन वॉल गिरती है, तो आप उसके साथ देखेंगे क्या सारे सामने वाक़यात के सामने आते हैं। उसके सामने एक तो वाक़या ये आता है बर्लिन वॉल गिरते ही कि सद्दाम हुसैन साहब चूँकि अमेरिका के ज़रा करीब हो गए इस दौरान, सद्दाम हुसैन साहब करीब हो गए ना अमेरिका के, ये ईरान से जंग करके, तो उनका था कि मतलब ओवर सिंप्लीफाई करके कि भाई मैं तो लड़ा हूँ, तो अब ये तेल वेल ये पैसा कड्डो मतलब मुझे तो मईशत ख़राब हो गई थी। उनको सबने कहा कि भाई साहब ये तो ऐसे तो नहीं होगा, ये आपने ये कह रहे हैं ये भी मेरा है, वो जगह भी मेरी है, ये जगह भी मेरी है, ये भी फलाना, वो आपने ईरान से अगर लड़ाई लड़ी है तो आप ही इतना सारा तो उसका ना मांगे ना हमसे हिसाब किताब कि भाई ये भी चाहिए मुझे, वो भी चाहिए मुझे। सद्दाम हुसैन ने मेरी जाती हुई, ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सद्दाम हुसैन साहब ने कोयत पे चढ़ाई कर दी, पहली खलीजी जंग। यानी पहले वो अरबों के साथ मिलकर ईरान से लड़ रहे हैं, फिर वो अरबों के ऊपर चढ़ाई कर दी उन्होंने कुवैत, और फिर अमेरिका आ गया, सऊदी अरेबिया, सारे मुल्क एक तरफ हो गए, और सद्दाम हुसैन साहब की फेंटी लगी। ये वही सद्दाम हुसैन है जो 2 साल पहले तक ईरान से लड़ रहे हैं अरब ममालिक के साथ। अब ये है जनाब 90-91 ये सारा, ठीक है, ये सोवियत यूनियन कोलैप्स हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं, ज़िया-उल-हक साहब दुनिया से तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत आ रही है, यहाँ पर इंगेजमेंट है सारी। अब ये जैसे ही ख़त्म होता है, अच्छा सऊदी अरेबिया के ना इन्वॉल्व होने से लेबनान में सऊदी अरेबिया का एक फ़ायदा होता है। ये फ़ायदा होता है कि सऊदी अरेबिया चूँकि उधर हिजबुल्लाह के साथ भी नहीं है या माली, अच्छा सऊदी अरेबिया माली इमदाद मुस्तकिल करता रहा, माली इमदाद सबकी करता रहा, यानी जितने भी फरीक थे वो और कंस्ट्रक्शन में करता रहा कि यहाँ कंस्ट्रक्शन हो, सड़कें तबाह हो रही हैं, पुल तबाह हो रहे हैं, तो वो जो कंस्ट्रक्शन के थ्रू सऊदी अरेबिया हेल्प करता रहा लेबनान की। लेकिन प्रैक्टिकली उसके कोई लोग नहीं, कहते हैं अवर मैन इन लेबनान, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना, अवर मैन इन लेबनान सऊदी अरेबिया का कोई नहीं था। एक शख्सियत थी जो कि वहाँ कंस्ट्रक्शन के काम में मुलविस थी, और वो बड़े काबिल कबूल, बड़ी अमीर कबीर शख्सियत थी। लेबनान से वो आ गए थे 65 में सऊदी अरेबिया, उनको सऊदी अरेबिया की नेशनलिटी मिल गई थी 78 में, और उनका नाम था, और वो बिल्डर थे, कंस्ट्रक्शन के काम में थे, तो वो काफ़ी कंस्ट्रक्शन वगैरह में इन्वॉल्व हुए। तो जैसे ही ये सूरत हाल ज़रा आप समझें कि ऐसा वक्त आया कि जब लड़ने वाली कुव्वतें एग्जॉस्ट हो गई, तो वो जो शख्सियत थी वो आगे आई और सऊदी अरेबिया के बिहाफ पर आगे आई, क्योंकि उनके पास सऊदी नेशनलिटी भी थी और लेबनान की नेशनलिटी भी थी, और उनका नाम था रफ़ीक अल हरेरी। तो रफ़ीक अल हरेरी जो हैं फिर ताइफ एग्रीमेंट को रफ़ीक अल हरेरी करवाते हैं, जो जंग बंदी, इसीलिए मैंने कहा ना सऊदी अरेबिया पीछे रहना काम आता है लॉन्ग टर्म में, कि सब लड़ रहे हैं, लेकिन फिर जो है वो जब एग्रीमेंट होता है कि सीज फायर, तो उसमें जो कलीदी किरदार है वो उन सऊदी लेबनी शख्सियत का है जो कि रफ़ीक अल हरेरी थे और हेल्प करते रहे कंस्ट्रक्शन में। उन्होंने ताइफ एग्रीमेंट करवाया, जिसको सबने कबूल किया, हिजबुल्लाह ने भी कबूल किया, उसको अमल ने भी कबूल किया, उसको मैरोनाइट्स ने भी कबूल किया, और फिर जितनी तबाही हुई थी जो खाना जंगी के दौरान, तो जो अरसर नौ कंस्ट्रक्शन थी उसमें रफ़ीक अल हरेरी का बहुत रोल था। बहुत उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की, पुल तबाह हुए थे वो बनाए, बाकी जो सारा जो दुनिया भर से सऊदी अरेबिया पूरा वो कंस्ट्रक्शन हुई, और फिर वो लेबनान के वज़ीर आज़म बन गए। एक दफ़ा बने, फिर दूसरी दफ़ा बने, तो वो आगे एक पॉलिटिकल ढांचा वहाँ का खड़ा हो गया।
अब लेबनान की सियासत से आउट कौन कौन हुआ? लेबनान की सियासत से एक तो जॉर्डन, क्योंकि जॉर्डन ने तो पीएलओ को, अच्छा यासिर अरफात वहां से चले गए थे ट्यूनीजिया, वो ट्यूनिस में गए थे, और ट्यूनिस में जाने के बाद ये हुआ कि अब यासिर अरफात जो हैं वो, यानी जो 80 की दिहाई है उसमें यासिर अरफात का कोई सच रोल इसलिए नहीं है कि इस दौरान जो है वो हमास और हिजबुल्लाह इसराइल से टक्कर गए हैं, और उधर इजिप्ट ने साइन कर लिया मुआहदा इसराइल के साथ, और यासिर अरफात जो हैं उन्होंने, अरब ममालिक की उनको सपोर्ट है ज़ाहिर है ट्यूनिस में, लेकिन यासिर अरफात ने फिर एक, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन फिर एक अजीब सा काम हुआ, और वो ये काम हुआ कि देखिए उनकी सपोर्ट जो थी वो तो सारी हो रही थी ना अरब ममालिक से ही, माली सपोर्ट खामोशी से हो रही थी उनकी, ज़ाहिर है एक बड़े यासिर अरफात 80 की दिहाई में उनका सच रोल तो नजर, फाइटिंग रोल तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फतह मौजूद है, वो एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करे। लेकिन हुआ ये कि जब ये फटा हुआ सद्दाम हुसैन का और अरब ममालिक का कुवैत के मसले पे, तो यासिर अरफात जो हैं उन्होंने सद्दाम हुसैन की फेवर में बयान दे दिया, उन्होंने कहा मैं तो सद्दाम हुसैन के साथ हूँ। अब सद्दाम हुसैन के साथ जनाब खलीजी ममालिक, सऊदी अरेबिया, सारे, और ये वो दौर है जब एक सऊदी शहज़ा और कंस्ट्रक्शन वाला वहाँ से खड़ा हुआ, वो भी उनकी फैमिली भी कंस्ट्रक्शन में थी, उसने कहा मैं तो ये अमरीकी फ़ौज को नहीं मानता अपनी सरजमीन पे, और मैं तो अपने यहाँ के ख़िलाफ़ हूँ, ये अमरीकी फ़ौज यहाँ क्या कर रही है। वो कंस्ट्रक्शन में काम छोड़ के वो वहाँ से शख्सियत रवाना हो जाती है, वो मतलब बहुत अमीर कबीर ख़ानदान, और वो जो हैं वो यानी ये 1991 की जंग में, और वो जो सऊदी अरेबिया छोड़ते हैं इस पॉलिसी से इख्तलाफ करके, वो हैं उसामा बिन लादेन। अच्छा, अब ये इस पूरी सूरत हाल में ये खलीजी जंग का फॉलो आउट हो रहा है, ठीक है। खलीजी जंग में उसामा बिन लादेन और यासिर अरफात ने उधर हमायत कर दी, तो यासिर अरफात की अरब ममालिक से हमायत और कमज़ोर हो गई। तो यासिर अरफात ने जब ये ओस्लो मुआहदा किया, यानी ओस्लो एकॉर्ड हुआ, तो उसके नतीजे में ये हुआ कि कैंप डेविड तो 79 में हो चुका था ना, कैंप डेविड तो 79 में, और 93-4 में, 93 में बहुत साल हैं दरमियान में, पूरी ये जंग है, पूरी आप समझ लें कि लेबनान की खाना जंगी है। तो 79 में तो कैंप डेविड हो गया था अनवर सादात के दौर में। अगला जो मुआहदा होता है वो होता है 93 में जाके पीएलओ के साथ, और फिर 94 में जो जॉर्डन के साथ। तो दरमियान में ये यासिर अरफात जो हैं ये फाल रहते हैं, लेकिन जो लड़ाई हो रही है वहाँ पे, जो दूबदू लड़ाई है, वो लड़ाई हो रही है, उधर जन्म ले चुकी है हिजबुल्लाह, हमास, ये सारी तंजीमें, और ये इसराइल से लड़ रहे हैं। और ये वो स्पेस जो मैंने आपसे कहा ना। अच्छा, अब जब वापस जाते हैं रफ़ीक अल हरेरी, और रफ़ीक अल हरेरी जो हैं इसी दौरान सीरिया का और ईरान का खामोश पैक्ट है, तो सीरिया जो है वो भी एंटर हो चुका है। सीरिया का बहुत बड़ा स्टेक, लेबनान में एक बार ज़हन में रखें, लेबनान की जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो सीरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेबनान में कोई भी सीरिया मुखालिफ कुव्वत आती है तो लेबनान की अपनी जो खुद मुख्तारी है, तो लेबनान ने कभी सीरिया ने कभी लेबनान पे अपना असर ख़त्म नहीं होने दिया। सीरिया ने लेबनान पे कभी अपना असर ख़त्म नहीं होने दिया। लेबनान बहुत अहम है सीरिया की अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के लिए जी। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात करूं, अब इसमें हुआ ये कि वहाँ पर रफ़ीक अल हरेरी का जब कत्ल हुआ धमाके में, तो उसके नतीजे में हिजबुल्लाह और बाकी सारे जो, यानी एक ये हुआ कि भाई ये इल्ज़ाम जो है वो जो शिया तंजीमें थी उन पर लगा, हालांकि वो नहीं थे, उन्होंने कहा इसराइल है पीछे, लेकिन ये हुआ कि उसको प्रेशर आया तो सीरिया को वहाँ से निकलना पड़ गया। बाद में साद हरेरी आए, उनके साहबजादे रफ़ीक अल हरेरी के, फ्यूचर मूवमेंट जो थी, 2 दफ़ा वो भी वज़ीर आज़म बने, लेकिन फिर वो 2-3 साल के लिए, जब ये ईरान, ये अरब स्प्रिंग का जो दरमियान में जो गड़बड़ घोटाला चल रहा था, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भेज दिया यहाँ से, माइकल आवन ने माना नहीं उसको, फिर वो बाद में 2020 में हंगामे शुरू हुए, वो इस्तीफ़ा दे। अच्छा, अब ये तो अब आप देखें कि अब ये सिचुएशन ऐसी है कि ईरान, सीरिया, लेबनान,
और अब ईरान, सीरिया और लेबनान अगर पीछे है तो अच्छा, फ़लस्तीनी इशू अपनी जगह है, और सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, ये वो तमाम फोर्सेस हैं जो यानी इस वक्त सारे इकट्ठे हैं, लेकिन लेबनान को दोबारा कौन बनाएगा, गजा को दोबारा कौन बनाएगा, ईरान क्या करेगा, सऊदी अरेबिया क्या करेगा, यूएई क्या करेगा, इजिप्ट क्या करेगा। अब सारे मुल्क जो हैं, सऊदी अरेबिया ने इनिशिएटिव ले लिया यूरोप के साथ कि हम करेंगे 21 दिन का सीज फायर प्लान, भी कहीं डिस्कस हो रहा है कि वो रोका जाए इसको आगे बढ़ने से, क्योंकि लेबनान में अगर एंटर होती है, इसराइल एंटर होता है जी। तो फिर वो किससे लड़ेगा वहां किससे, मतलब कत्ल करता जाएगा, मारता जाएगा लेबनान के लोगों। अब देखें, अब फलस्तीनी शहीद नहीं हो रहे जी। मगरबी किनारे पे और वहां पे, ब्रेक के बाद या एक ग्रेटर इसराइल जन्म ले रहा है। अब जरा वक्फा नहीं, उस पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए लेबनान में एंटर हो गया तो फिर आप उस मैप को ले आए ना, अगर तो ये 2 स्टेट नहीं है तो फिर वो ग्रेटर इसराइल है। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया। ये पाकिस्तान के अंदर भी सेटअप जो है, ये कोई किसी ना किसी रुख जाके बैठेगा, या तो स्टेबल होगा या ये मजीद ही जान बपा करेगा। मैं एक किरदार को और माजी से लाके उसको उसकी वजाहत कर दूं बहुत शॉर्टली, कि वो इस पूरे, वो भी अरब क़यादत थी, मगर वो कहाँ थी और बड़ी स्ट्रॉन्ग क़यादत थी, और वो थे कर्नल मुअम्मर कद्दाफ़ी। अच्छा, अब कर्नल कद्दाफ़ी जो हैं, यानी अब देखिए ना, एक तो इजिप्ट, शाह फैसल, शाह हुसैन, हाफिजुल असद, तो अरब क़यादत जो है उसको कैसे, जमाल अब्दुल नासिर, कर्नल कद्दाफ़ी को तो आप नहीं कर सकते। लेकिन कर्नल कद्दाफ़ी का मामला ये रहा कि कर्नल कद्दाफ़ी जो हैं वो, एक तो उनकी यासिर अरफात से नहीं बनी कभी भी, तो उन्होंने अबू नदाल ग्रुप को सपोर्ट किया। वो अबू नदाल ग्रुप जो कि यासिर अरफात के अगेंस्ट खड़ा हो गया था। दूसरा ये हुआ कि वो अपने जो स्टार्ट उनका हुआ तो वो पैन अरबिज़म के तौर पे, यानी जमाल अब्दुल नासिर के साथ भी उनका वो रहा कि भाई ये पैन अरबिज़म, जमाल अब्दुल नासिर के बाद, यानी वो तो ज़ाहिर 1970 में चले गए थे दुनिया से जमाल अब्दुल नासिर, तो वो पैन अरबिज़म की उन्होंने बात शुरू की कि अरब दुनिया का एक लीडर, और अपनी उनकी प्रो सोवियत भी थे, लेकिन फिर एक ग्रीन बुक भी थी। फिर वो इशू ये है कि वो पैन अरबिज़म के लिए तो ज़रूरी है ना कि अरब मुल्क आपको माने। तो सऊदी अरेबिया और बाकी जो खलीजी रियासतें हैं वो तो सऊदी अरेबिया के उसमें स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में थी उस वक्त। वो कद्दाफ़ी साहब इधर बाद पैन अरबिज़म भी नहीं हुआ। साथ ही ये हुआ कि वो ग्रेजुअली वो पैन अरबिज़म से वो चले गए पैन अफ्रीकनिज़म की तरफ, यानी अफ्रीकन यूनियन उन्होंने 2002 में बनाई। 1998 उन्होंने ग्रेजुअली ये कहा कि अपने मैं किसी तरह से ताल्लुकात बेहतर बनाऊँ, ये कोल्ड वॉर ख़त्म हो रही है तो अपने ताल्लुकात को मगरबी मुल्कों के साथ मैं बेहतर करूँ। तो उन्होंने लॉकरबे बॉम्बिंग जो थी उसकी जिम्मेदारी कबूल की। उन्होंने कहा कि मैं उनको पैसे दूंगा जो लीबिया पे इल्ज़ाम था। और फिर 2000 में जो है वो ये हुआ कि उन्होंने ग्रेजुअली अमेरिका से भी बातचीत उनकी शुरू हुई। कॉन्डोलीज़ा राइस तशरीफ़ लाई लिबिया 2004-5 में, आगे पीछे की। कॉन्डोलीज़ा राइस लिबिया आई और वो कर्नल कद्दाफ़ी से उन्होंने मुलाकात की। ये गए बरतानिया, इन्होंने टोनी ब्लेयर से मुलाकात की, ये 2004-5 ये आगे पीछे। और कर्नल कद्दाफ़ी जो हैं उसके बाद वो 2009 में उन्होंने यूनाइटेड नेशन से ख़िताब किया। ये 69 के बाद उनका दूसरा ख़िताब था। और कोई मुलाकात उनकी अमेरिका में नहीं हुई, लेकिन वो गए। कॉन्डोलीज़ा राइस आई और निकोलस सरकोजी भी आए फ्रांस के, उन्होंने भी विजिट किया लिबिया। तो वो ग्रेजुअली अपने आप को बेहतर कर, ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस तरह अरब स्प्रिंग शुरू हो गई और वो उसमें दुनिया से चले गए। तो अरब लीडर्स जो हैं वो इस पूरे में, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो कैसे हुआ कि वहाँ पे, अच्छा जो वाहिद प्रोमिनेंट यानी सऊदी, यानी वैसे तो अरब हम कहें तो सीरिया तो मौजूद रहा वहाँ। सीरिया तो लेबनान में आज भी, मैंने आपसे कहा ना कि सीरिया जो है वो उसके लिए जियो स्ट्रेटेजिकली वो अपना एक फ्लैंक समझता है लेबनान को, कि लेबनान इस तरफ से जो है वो बहुत अनसेफ होगा अगर वहाँ पे कोई अनफ्रेंडली सेटअप आ जाता है।
ये नहीं कि इसराइल आ जाता है, इवन कोई अनफ्रेंडली सेटअप भी आता है तो वो भी सीरिया उसको ज़रा जियो स्ट्रेटजिकली बड़ा मजबूत मुल्क है, पुराना मुल्क है सीरिया। तो सीरिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ कोई ऐसा सेटअप, ऐसे लोग ना आके बैठें जो सीरिया के लिए प्रॉब्लम बने। सीरिया अभी तक आप देखें ना ज़रा खामोश है, बशारुल असद ज़रा खामोश है, वो देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को। लेकिन सीरिया जो है जो भी कुछ करेगा वो ईरान के साथ उसका एक पुराना सिलसिला है, जो कि आप समझें कि उस दौर का है जो जब ये सारे तनाज़ात शुरू हुए थे, ये इराक ईरान वॉर और सारा 80 की दहाई से। तो इस वक्त सीरिया की तरफ से स्टेटमेंट कोई नहीं है, लेकिन सीरिया जो है वो खाना जंगी में उलझा रहा है दरमियान में, जो सिविल वॉर हुई है सीरिया में, जिसके नतीजे में हिजबुल्लाह के लोग वहाँ गए और एक्सपोज हुए हैं, जो मैंने कल भी बात की थी कि वो नारे लगा रहे हैं और पिक्चर तस्वीरें, और वो ऑटिज़म जिन बच्चों को है वो उनके पूरा वो, क्योंकि जो 2000 की दिहाई है वो है मशीन लर्निंग की दिहाई, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मशीन लर्निंग है बहुत ओवर सिंप्लीफाई, 2000 से और फिर 2010 के बाद की जो है वो डीप लर्निंग और ये न्यूरल नेटवर्क्स और ये सारा, और फिर 2000 ये जो दिहाई अगली शुरू हुई है 2001 से, ये है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब ये है कि इस दौरान वो बच्चे एल्गोरिदम्स के ऊपर काम करते 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 उन्होंने ये तस्वीर उसके साथ जोड़ी, अच्छा ये आदमी, इसकी ऐसी आवाज़ है, इसकी ऐसी इंटेलिजेंस, वो पेनिट्रेट करते 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 वो जो था वो पूरा उनका, जो मैंने आपको बताया कि इसराइल का मोसाद का सिस्टम आगे चला गया। अब जो ये मुल्क हैं ये देख रहे हैं कि हमारे अंदर पेनिट्रेशन कितनी हो गई है, और पेनिट्रेशन कितनी हो चुकी है, ये जो कम्युनिकेशन सेटअप है ये कहाँ तक जा चुका है, कितनी हो चुकी है, और इसके काउंटर जो है जो दूसरी फोर्सेस हैं इसको, क्योंकि अब ये तो बड़े लेवल पे चला गया ना मामला। अमेरिका में बहुत से लोग थ्रेटन फील कर रहे हैं अपने आप को इस वक्त कि इसराइल के पास क्या वो टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है, जो कि नेटो के पास नहीं है, और क्या इसराइल के पास वो टेक्नोलॉजी भी है जो कहीं हमारे ही टेलीफोन्स और हमारी ही सिलिकॉन वैली सारी जो है, ये बच्चे वहाँ से सारे वहाँ गए और वहाँ से मतलब टेक्नोलॉजी, तो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र तो बड़ा मुश्किल काम है। अब यह है कि क्या इसराइल अंदर एंटर होता है, उसने अमेरिकन को कहा है कि हम एंटर होंगे, एंटर होने के बाद वो क्या करेगा, क्योंकि देखिए आप जितनी मर्जी एरियल बॉम्बिंग कर दें, जब तक आप ग्राउंड पे एंटर नहीं होंगे आप तबाह कर दें, बर्बाद कर दें, मलबा नीचे नज़र आ रहा है आपको। अब आपने एंटर तो होना ही, ये देखें ना जो गजा में हुआ, आपने गिरा दी बिल्डिंग, सारा कुछ कर दिया, जो एंटर हुए तो बूबी ट्रैप, धमाके शुरू हो गए, लोग गुरिल्ला वॉरफेयर कुछ और है। अफगानिस्तान में भी ऐसे हुआ था, कारपेट बॉम्बिंग हो गई ख़त्म, तबाह तोरा बोरा, बुड़ा दिया चीज़ें वीज़ें उड़ा के ग्राउंड टू एंटर हुई ट्रैप। तो ग्राउंड ऑफेंसिव जो यही हुआ था वियतनाम में, जो गुरिल्ला वॉरफेयर है वो कुछ और है। आप जो मर्जी आप जहाज़ों से गिरा दें, फ्लैट कर दें, नीचे आपको कुछ कोई ज़िंदगी, ये तो आप ये देखें ना 5000 पाउंड वजनी 85 बॉम्ब अगर ना होते तो सिर्फ जो टेक्नोलॉजी तो काम नहीं हो रहा था ना, प्रॉपर आपने एक्सप्लोजिव्स मार के, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि सारी टेक्नोलॉजीज थी 40 की दिहाई में और 30 की दिहाई में, लेकिन फिर भी आपको जो न्यूक्लियर वेपन गिरा के, सारी फौजों के बावजूद वेपन गिराया आपने तो जंग खत्म हुई। अगर न्यूक्लियर वेपन ना गिराते जापान पे तो अगले 20 साल दूसरी जंग अजीम ने चलना था, या पता नहीं 40 साल की अभी तक चलती ही जा रही है शायद वो भी। तो बात ये सारी कि अब ग्राउंड वो 60-70 हज़ार बंदा जो इसराइल का जो लितानी रिवर के इस तरफ है, और वो वहाँ पर कैसे सेटल होगा और उसको सिक्योर कैसे करेगी इसराइली फौज कि ये वहाँ पर दाखिल तो हो गए, ऑक्युपाई तो कर गए, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, पीछे अगर लितानी वो गुलान से लोग आ गए तो आप अंदर ट्रैप हैं, ठीक है ना। अभी तो आप दूर से बैठ के वो, तो ये बड़ा एक ट्रिकी, इसमें सिनेरियोज क्या डेवलप होते हैं आगे आने वाले दिनों में ये देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि रशिया के वजीर आजम कुछ देर पहले तेहरान पहुंच गए, ठीक है, और रशिया और चाइना की कंबाइंड एक्सरसाइजेज आर्कटिक रीजन में शुरू हो गई। और मैं हमेशा कहता हूं, ये बात दोहरा रहा हूं दोबारा, कि यूक्रेन का इशू सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रहेगा, चाइना और रशिया जो आर्कटिक के ऊपर जो एक नई लेन्स बन रही हैं, जहाँ पे बर्फ़ पिघलने की वजह से जो रास्ते खुल रहे हैं,
और एक तरफ बहुत बड़ा रशिया है और दूसरी तरफ अमेरिका है और दरमियान में फिनलैंड और बाकी मुल्क हैं सारे, तो वहाँ पर रशिया और चाइना की एक्सरसाइजेज हो रही हैं और नए वो मतलब है कि मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ ना कि ये एक बहुत बड़ी जंग है, ठीक है ना। उधर सूडान, वेनेजुएला, यूरोप के अंदर इलेक्शंस, यूक्रेन, साउथ चाइना सी, ये जो साउथ ईस्ट एशिया में हो रहा है, ये जो हमारे खत्ते में हो रहा है, मुझे तो इस सब को आप डॉट्स कनेक्ट करें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे वो दोबारा आप 100 साल पहले चले जाएंगे, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं और अल्टीमेटली वो एक किसी बड़ी जंग का हिस्सा बन जाएंगे जी, जो कि पहली जंग अजीम थी। उससे पहले भी तो बहुत सी छोटी छोटी जंगें हो रही थी ना, दूसरी जंगें थी, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। लेकिन ये है कि कोल्ड वॉर तो नहीं है, कम से कम हॉट वॉर की तरफ चली गई है दुनिया बहुत तेज़ी के साथ। तो हम दुआ कर सकते हैं कि अमन आए जल्दी और ये मामला किसी तरह से हल हों। और जो 40-50 हज़ार लोग ऑलरेडी शहीद हो चुके हैं गज़ा में, उनको तो शायद बिल्कुल ही लोग भूल गए हैं क्योंकि अब ये मामला लेबनान की तरफ चला गया। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने जी डॉक्टर साहब।